हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 में लास्ट वीडियो में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू द लुइस Allen, delegation of authority means assignment of responsibility and power to subordinate by creating accountability for effective performance। यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फिर से मैं डेफिनेशन आपको रिपीट करती हूँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट्स बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब हम यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या हुआ कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एंड पावर जो हम असाइन करें टू द सबऑर्डिनेटर्स की जो उनके हमारे साथ जो काम करते हैं उन्हें हम ड्यूटीज़ से रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ताकि जो और भी ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सकें। According to the Lewis Allen, the following elements are included in delegation of authority। अब यहाँ पे ये आपको टेबल पता है ना कि हम टिपाई जो हम बोलते थे, उसमें जैसे टिपाई में कैसे तीन जो थे पिलर्स होते थे, जो हम तीन जो लकड़े बोल सकते हैं, इसी तरह से ये हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो एक पूरी एक टिपाई की तरह ही कि तीनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों को जो है वो साथ में मिलके काम करेंगे तो ही हम सारे टास्क जो है वो इजीली और अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं। कन्फरेंट ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं। एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जो हम काम करें उसके लिए हम आंसर करते हैं। In this way, ट्रिपॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ट्राइपॉइड स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि तीनों चीज़ें जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। All the three elements equally important and independent, still mutually connected। अब यहाँ पे ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को लर्न कीजिएगा। एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म बाय बैलेंसिंग देम, कि हमें इफेक्टिवली अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए तो इन तीनों को बैलेंस करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब फर्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम देख लेते हैं। इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। अब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, द ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, हम ड्यूटी असाइन करते हैं, किसे करते हैं, सबऑर्डिनेटर्स को। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, हमको एक पर्टिकुलर टास्क देते हैं, उसे उन्हें कंप्लीट करना होता है। इट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ पे ये रिलेशन किसका बनता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स का। बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो गिवन ऑर्डर्स बाय द सुपीरियर। कि अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट को क्या करना पड़ता है, उससे जो ऑर्डर्स मिले वो ऑर्डर से फॉलो करने पड़ते हैं। दस द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से फ्लो होता है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, किसे करता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। सेकेंड इज कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी by giving power to the person, result can be obtained by work accomplishment. The administrator should provide enough power to helper or subordinates so that they can allot a work to the lower level and get the work done. Hence the delegation of authority is important step to the allotment of power। अब यहाँ पे जो हमें टास्क दिया जाता है उस टास्क को हमें रिजल्ट में करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकम्प्लिशमेंट करना पड़ता है। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो उनके हेल्पर्स को, सबऑर्डिनेटर्स को इनफ पावर देती है कि वो काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। और इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। दिस फ्लोज फ्रॉम अपर टू लोअर, जैसे हमने यहाँ पे किया था इसी तरह से कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि हम पावर देते तो वो भी किस तरह से अपर लेवल टू लोअर लेवल तक जाता है। नॉर्मली इन दिस प्रोसेस द पावर ऑफ
to give decisions and to power to give orders is given. The delegation of authority can be various purpose. For example, marketing management manager are given power to incur necessary expenditure in this area. The appointment of employee to take disciplinary actions against the employees etc. अब यहाँ पे ये अलग अलग पर्पस के लिए हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर है वो एक्सपेंस कितना हो रहा है किस तरह से और उसके लिए कितने एक्शंस लेने चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में किया जाएगा. यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या है, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. The delegated authority holder has to provide proper explanation and follow reporting process to the top level management. This is known as accountability. मतलब कि यहाँ पे जो delegated authority जो मिलती है उसे proper information, explanations and reporting जो उसे करनी पड़ती है, किसे करनी पड़ती है, top level management को. इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, accountability. He may be surely be given power to get the work done by other, but finally responsibility of getting the work done result with the upper level administrator only. अब यहाँ पे ये से असाइनमेंट ड्यूटी तो मिल जाती है कि उससे वो सारे काम करवाने, बट उसका मेन फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, सारी उसके ऊपर आ जाती है, टू द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर को सारे आंसर्स देने के. Hence the middle level authority holder should take care ensure that the work is properly done to the lower level staff. The middle level authority holder cannot free from himself from his responsibility of getting work done. This accountability flows from lower to upper level. अब यहाँ पे ये एकदम उल्टा हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी में लोअर टू अपर जाएगा एंड हमने यहाँ पे देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, अपर टू लोअर. अब यहाँ पे मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है वो इस तरह का काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लोअर लेवल से काम दिला के जो फाइनली रिजल्ट आता है वो उसे किसे देना पड़ता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को. इसलिए उसे श्योर होना पड़ता है कि जो भी काम हमें असाइन किया गया था, कि जो भी काम हम दे रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को प्रॉपरली किया होना चाहिए. This accountability cannot be passed on. For example, account officer may work giving a writing accounts to his accountant, but when the accounts are written, it's the account officers who check the accuracy of work done and not accountant. अब यहाँ पे काम जो है उसे हम किसी को भी पास्ड आउट नहीं कर सकते, जो काम हमें मिला है वो काम हमें ही करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया है कि अकाउंट ऑफिसर जो उसके असिस्टेंट को काम देता है कि वो अकाउंट्स लिखे, बट वो अकाउंट्स ऑफिसर को चेक करना पड़ता है कि एक बार जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं अकाउंट ऑफिसर ने असिस्टेंट उसने प्रॉपर बनाए हैं कि नहीं. इसलिए यहाँ पे क्रिएशन अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो काम प्रॉपर हुआ है कि नहीं, वो सारे काम चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आ जाती है. ये जो 3 एलिमेंट्स थे हमारे लिए कि कोई भी बिजनेस के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए अगर कोई भी 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ये 3 पिलर्स है जो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे बिजनेस को प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो उसके 3 पिलर्स हैं. इसी के साथ यहाँ पे ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट है, तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग वो भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू.